गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान चलेगा। जैव प्रकर्म का चौथा पार्ट आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि केमिस्ट्री को क्वेश्चन बताने के बाद आज बहुत नहीं के बराबर आया था, एक दो क्वेश्चन आया तो उन सभी क्वेश्चनों को बताया जा चुका है। तो आपको पहले भी बोले थे कि 2 दिन टाइम दिए, 2 दिन में आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा मैंने बताया। और आज आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं पौधे और प्राणियों में उत्सर्जन। पहला चैप्टर था जैव प्रकर्म का पहला भाग था पौधे और प्राणियों में पोषण। जैव प्रकर्म का दूसरा भाग था पौधे और प्राणियों में परिवहन। और तीसरा था पौधे और प्राणियों में श्वसन। आगे पीछे हुआ, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा है उत्सर्जन, पौधे और प्राणियों में उत्सर्जन। हम लोग पिछले कक्षाओं में बहुत ऐसे चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं और वर्तमान में अभी जो हम लोग को समय बीत रहा है, कोरोना काल, सबको ही जानकारी है। इसमें तो लगता है कि जो बच्चा जन्म लेगा उसको भी याद रहेगा। तो ये बीमारी में आपने कुछ खास विषय पर आपने बहुत अध्ययन करते होंगे। साफ सफाई का ध्यान में रखना। कहीं आपने बाहर निकला तो कहीं दूसरे में टच नहीं होना है। यदि भूल चूक से टच हो गए, नहीं भी हुए, ध्यान में नहीं रहा, तब आप आने पर बाहर से आइए, चप्पल, जूता, कपड़ा, शरीर को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। इस बात को आप एकदम जानते हैं पूर्ण रूपेण से, यानी इसमें शरीर की सफाई अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम लोग शरीर की तो सफाई कर लेते हैं, कपड़े को सफाई कर लेते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पार्ट पुर्जे हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कल कारखाने, शारीरिक कारखाना चल रहा है, उसमें भी सफाई की जरूरत होती है। आप को इस उदाहरण से बताते हुए, कोरोना काल के उदाहरण से बताते हुए हम आपको चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं कि कोरोना काल में हम लोग घर की सफाई, तन की सफाई, कपड़े की सफाई, नली नालों की सफाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यदि आप शहरी क्षेत्र में होंगे हैं तो भी देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव किया जा रहा है, नली गली, चापाकल, कुआं। तो विद्यार्थी, इससे सफाई पर ध्यान बहुत जरूरी है। लेकिन आप अपने शरीर की सफाई करिएगा तब तो। आप शरीर की त्वचा की सफाई करते हैं, शरीर का अंदर पार्ट पुर्जा भी तो साफ सुथरा होना चाहिए। और हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी शारीरिक कल पुर्जा चल रहा है, शरीर के अंदर जो भी पार्ट चल रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ जरूर हानिकारक पदार्थ बनता होगा, उत्पन्न होता होगा। आप जानते हैं कि यदि हम लोग श्वास लेते हैं यानी ऑक्सीजन खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बन जाता है।
आपने बायोलॉजी में भी इसको बनने की क्रिया को पढ़ा। भोजन लेते हैं, शरीर में इसका जब श्वसन होता है, पाचन होता है, तो मल का निर्माण होता है। हम लोग पानी लेते हैं तब मूत्र का निर्माण होता है। आप लोग को पता है कि हमारे शरीर में 24 घंटा के अंदर चक्कर आएगा। जरा सोच के समझ के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, चक्कर आ जाएगा सुन के। 24 घंटा में लगभग 100 लीटर मूत्र निर्माण होता है। कितना? 100 लीटर। अरे बाप रे बाप। पता चला तो ये आदमी टॉयलेट करते ही जिंदगी चल जाएगा। ये निर्माण होता है, लेकिन मात्र 100 लीटर निर्माण हुआ, उसमें मात्र 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। आप 1.5 लीटर 24 घंटा में पेशाब सुसु कर सकते हैं, मात्र 1.5 लीटर। बाकी बच गया 98.5 लीटर। ये मूत्र गया कहां? तो ये जल के द्वारा अवशोषण हो जाता है शरीर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, याद रखने योग्य बात है, क्योंकि मैं आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर प्रति मिनट लगभग 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी जी, 24 घंटा में मूत्र निर्माण कितना होता है? 100 लीटर। और मूत्र के रूप में निष्कासन कितना होता है? तो 1.5 लीटर। बाकी 98.5 लीटर गया कहां? तो हमारे शरीर में जल के अवशोषण से वो समाप्त हो जाता है। उसी जल की मदद से पसीने का निष्कासन, पसीना का निष्कासन, शरीर में जो रक्त प्रवाहित होती है उस रक्त में भी 90% जल होता है, वहां पर अवशोषण होकर जाता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा। तो विद्यार्थी जी, कि यदि वायु लिए, ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, भोजन लिए तो मल बना, पानी लिए तो मूत्र बना, पसीना बना। इसके अलावे भी हमारे शरीर के अंदर से बाहर की ओर कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं। आंखों के पास की गंदगियां आपको पता होगा किस नाम से जाना जाता है? थूक, खखार, कफ, त्वचा से पसीना निकलना, माथे से पसीना निकलना, ये सभी शरीर के अंदर के पार्ट पुर्जा चालू रहने से ये सभी पदार्थ का निष्कासन हो रहा है। कान से गंदगी निकालते हो, नाक से गंदगी निकालते हो, मुंह से गंदगी निकलता है, त्वचा से गंदगी निकलता है, मल द्वार से गंदगी निकलता है, मूत्र द्वार से गंदगी निकलता है, नासिका छिद्र से निकलता है। ये गंदगी, इसको हम लोग व्यर्थ या वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। वर्ज्य, ये हानिकारक पदार्थ, यदि ये आपको शरीर के अंदर है या रहेगा, अपना निर्धारित समय पर इसको बाहर नहीं करेंगे तो इसको रहने से शरीर का अंदर का जो संतुलन क्रिया है वो गड़बड़ाने लगेगा। जो भी संतुलन क्रिया है, ये आप सवेरे जब उठते होंगे तो सबसे पहले शौचालय के दरवाजा ढकढकाते हैं। आप वहां जाने के बावजूद टॉयलेट, लैट्रिन जो भी करना हो, या कुछ समय बाद बहुत लोग को ऐसा आदत होता है कि नून टूटा
और उधर जाकर के बारूद फटा, ऐसा भी होता है। कुछ लोग को अलग अलग आदतें होती है कि उठेगा पहले चुनौतियां टोलेगा। तो विद्यार्थी, यदि वह उत्सर्जित पदार्थ को आप किसी कारण से समय पर नहीं निष्कासन करते हैं तो आपको शरीर के आंतरिक संतुलन, वातावरण सब गड़बड़ाने लगेगा, सब गड़बड़ाने लगेगा। कहीं सिलेंसर से हवा निकलेगा तो सुगंधित नहीं, दुर्गंधित काफी। इसलिए समय पर शौचालय जाना बहुत जरूरी है। खाना से जरूरी है पैखाना। यदि बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको एक जाना माना उदाहरण से आपको बताते हैं। सामने में खाना परोस दिया गया है, आपने हाथ हैंड वॉश कर लिया, हाथ धो लिया, अब जाकर के चेयर कुर्सी जहां भी बैठना वहां बैठना है और खाना है। लेकिन उस समय हाथ धोने पर एक फोन आ गया तो आप पहले फोन को रिसीव कर लेंगे, बात कर लेंगे, तब खाना खाएंगे। या आपने हाथ धोया और खाना पर बैठने वाले हैं, गेट को ढुकढुका दिया तो आप पहले गेट को खोलेंगे, न कि बल्कि खाना पर जाएंगे। या फिर आप दूसरे को सलाह देंगे कि जाइए गेट खोलिए। नहीं, लेकिन अब इस परिस्थिति को हम बदलते हैं कि फोन आ गया और उधर 1 नंबर 2 नंबर प्रेशर मार रहा है तो फोन यही रह जाएगा। आप पहले शौचालय जाएंगे तो खाना से ज्यादा उस काम को हुआ कि नहीं जाना। आपको शौचालय लगा हुआ है और पेट ढुकढुका रहा है, आप पहले अपना काम उधर कर लेंगे, ढुकढुकाने दो, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी जी, ये उत्सर्जन आवश्यक समय पर है, इसलिए इसको दैनिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। दैनिक मतलब रोज, दैनिक नियमित क्रिया, यह हम लोग को प्रतिदिन और निर्धारित समय पर करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर शरीर का अंदर का वातावरण खराब हो जाएगा, और जब अंदर का वातावरण खराब हो जाएगा तो बाहर ऑटोमेटिक खराब होने लगेगा। क्योंकि शरीर में उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया। उपचयन का नाम सुना था, उसी से बना उपापचय क्रिया। ये उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है और ये उपापचय क्रिया शरीर के अंदर होती है। यह क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यह क्रिया हमारे शरीर में ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में होती है, उपापचय क्रिया। और इसी क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ का बनना होता है, व्यर्थ पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को। इन पदार्थों को शरीर में बनने से और उसको समय पर नहीं निष्कासन करने से शरीर की आंतरिक रासायनिक वातावरण बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। और जब ये शरीर से बाहर निकल गया, यह बहुत आराम की बात है, अति सुख, पूरा आपका बेचैन समाप्त। यदि आप क्लास में रहते हैं या सिनेमा हॉल में रहते हैं या कोई जरूरी काम पर रहते हैं और आपका 1 नंबर या 2 नंबर लगा रहा, तो कुछ देर तक तो बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पसीना तर 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 तर, बेचैनी, मलाशय
में बेचैनी, यदि आपको लैट्रिन लगा हुआ तो मलाशय में बेचैनी, यदि टॉयलेट लगा हुआ है तो मूत्राशय में बेचैनी, दर्द पीड़ा होने लगता है। और ये जैसे बाहर निकलता है तैसे शरीर की आंतरिक रासायनिक वातावरण अति आनंद हो जाता है, सुख शांति पूर्णतः जारी हो जाती है, क्योंकि यह पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर था वह कोई अच्छे पदार्थ नहीं था। आपके शरीर के लिए वह पदार्थ बिल्कुल हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है। लेकिन वह पदार्थ किसी अन्य सजीवों के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। यदि वो सजीव के लिए लाभदायक है तो कमेंट में आप तुरंत इसका आंसर भेजें कि कौन से सजीवों के लिए वह पदार्थ लाभदायक है। जो पदार्थ जंतुओं के लिए हानिकारक है लेकिन वह किसके लिए लाभदायक है, कौन से सजीवों के लिए लाभदायक है, वो आप भेजिए तुरंत कमेंट में। तो ये पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना, शरीर की आंतरिक रासायनिक वातावरण बिल्कुल के बिल्कुल संतुलन सही हो जाता है। ऐसी क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अब इसको हम किताबी भाषाओं के रूप में परिभाषा बोलते हैं। जिस परिभाषाओं को बोर्ड पर लिखा जाएगा उस परिभाषा को बोलते हैं। शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला व्यर्थ पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, जिस पदार्थ को शरीर के अंदर में रहने से आंतरिक और रासायनिक वातावरण असंतुलन हो जाता है। इन पदार्थों में अमोनिया प्रमुख माना जाता है। यानी जो पदार्थ हम लोग उत्सर्जित करेंगे उस पदार्थों में अमोनिया या अमोनिया का समूह रहेगा। तो उत्सर्जित पदार्थों में सबसे हानिकारक पदार्थ कौन है? अमोनिया है। समझ रहे बात? जो आपके मूत्र से यूरिक एसिड के रूप में निकलता है, अमोनिया के रूप में नहीं, यूरिक एसिड के रूप में निकलता है। आप लोग को पीछे जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे विद्यार्थी तो उसमें मनुष्य के मूत्र में कौन सा अम्ल होता है इसके बारे में मैंने वर्क दिया था, आप लोग लिखा। तो ये परिभाषा आप लोग का था किताब का कि शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला हानिकारक पदार्थ जिसमें अमोनिया प्रमुख पदार्थ है, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकल जाने से शरीर के आंतरिक रासायनिक वातावरण संतुलित हो जाता है। तो इस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इस क्रिया के फल स्वरूप बनने वाला हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। इस क्रिया के फल स्वरूप बनने वाले हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। यदि मनुष्य का उदाहरण लेंगे तो मल मूत्र थूक खखार पसीना, कानों से निकलने वाला, आंखों से निकलने वाला, त्वचा से निकलने वाला, ये सभी पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। और जिन अंगों से इसका निष्कासन होता है उस अंग को उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। हमारे फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग है, त्वचा भी उत्सर्जन अंग है। यहां से पसीना निकलता है तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाक से कफ निकलता है, मुख से थूक खखार निकलता है, कान से भी
गंदगी पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ निकलता है। मल द्वार से भी, मूत्र द्वार से भी ये सभी हानिकारक पदार्थ है। तो इन सभी अंगों को उत्सर्जन अंग कहा जाता है। अब मनुष्य में उत्सर्जन अंग तो मल द्वार, मूत्र द्वार, त्वचा, नाक, कान, आंख, फेफड़ा, ये सभी उत्सर्जन अंग का उदाहरण माना जाता है। समझे? तो चैप्टर में नाम है पौधे और प्राणियों में उत्सर्जन। मैंने पौधा का भी कोई बात नहीं किया। जब पौधे में उत्सर्जन क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप जानते होंगे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है और H2O बनता है। आप बायोलॉजी का सबसे पहला दूसरा वीडियो अवश्य पढ़ लेंगे पोषण चैप्टर में, तो ये बात ज्यादा समझ में आ जाएगा। पीछे वाला ये आपका उत्सर्जन स्टार्ट हो रहा है, तो पीछे वाला वीडियो पहला दूसरा तीसरा बायोलॉजी का श्वसन पोषण परिवहन वाला जरूर देख ले, पढ़ ले। आपको समझ में 25% बढ़ जाएगा, याद करने में 40% बढ़ जाएगा, यानी बिल्कुल के बिल्कुल जय प्रकर्म आ जाएगा। पौधे में जो ऑक्सीजन बना, जलवाष्प बना, ग्लूकोज बना, ये सभी कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, ना तो पौधा के लिए और ना तो जंतुओं के लिए। अभी मैंने पीछे आपसे एक क्वेश्चन किया कमेंट में, आपने बहुत कम लिखा, नहीं के बराबर, कि जो जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए जो हानिकारक था वो पौधे के लिए लाभदायक है, पादपों के लिए लाभदायक है, और जो पौधे से निकलेगा वो जंतुओं के लिए लाभदायक है। पौधे में उपापचय क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, वही आप उपयोग करते हैं, तो आप जंतुओं के लाभदायक होते हैं। जिस जलवाष्प छोड़ता है वायुमंडल में, उस जलवाष्प से हमारे वायुमंडल का ताप संतुलन रहता है, तो जंतु के लिए लाभदायक हुआ। जिस कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में संचयन करता है, यदि हम उसके पौधे की पत्तियां, तना, शाखा, बीज, फल, फूल सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होगी। तो पौधे के जो उत्सर्जन क्रिया में जो बना, वो पौधे के लिए कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं। पौधे में कई एक ऐसे पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं। आप देखते होंगे पौधे से छाल निकलता है, पौधे से पत्तियां निकलती है, सूखने के बाद फल फूल गिरता है, ये सभी पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए पादपों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। पादपों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि जब उत्सर्जन क्रिया में अमोनिया का बनना होगा तभी उसे उत्सर्जन कहा जाएगा, लेकिन पौधा में अमोनिया का बनना नहीं होता है, इसलिए पौधे में वास्तविक उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। समझ गए होंगे बात को? पौधे के जितना भी बाहर आता है उसके लिए जो व्यर्थ हो गया, पौधे में फिर अब कोई काम नहीं आएगा, वो हम किसी न किसी चीज के लिए काम कर लेते हैं। बहुत ऐसे पौधे हैं जिनके छाल हम लोग को औषधि के रूप में उपयोग होता है, दवा के रूप में उपयोग होता है। बहुत ऐसे पौधे हैं जिसकी पत्तियां दवा के रूप में सेहत सही करने के लिए उपयोग होता है। फल फूल बीज पत्तियां ऑक्सीजन सारा चीज हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, और वो पौधे के लिए कोई हानिकारक नहीं, इसलिए पादपों में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। जंतुओं में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया होती है, और इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहा जाता है, या जिस अंगों से निष्कासन होता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थों को अमोनिया तो सबसे प्रमुख सदस्य हुआ, लेकिन अमोनिया के ग्रुप में यूरिया है, यूरिक अम्ल है, गुआनिन है
ऑर्थोनिन है, ये सभी उत्सर्जित पदार्थ का नाम है। उत्सर्जित पदार्थ का नाम है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, गुआनिन, ऑर्थोनिन, ये सभी उत्सर्जित पदार्थ है जो अलग अलग जीवों में उत्सर्जित होता है। समझ रहे बात? जितने भी आपको पक्षी वर्ग है, जितने भी पक्षी वर्ग मतलब तो आप समझते होंगे चिड़िया के बारे में, चाहे वो छोटा चिड़िया हो चाहे वो बड़ा चिड़िया हो, तो उन सभी पक्षियों के जो समूह है उन सभी में यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ है। आपको इस बात को याद रहे कि पक्षियों के सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो यूरिक अम्ल। पक्षियों के लिए यूरिक अम्ल। सरीसृप वर्ग में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो यूरिक अम्ल। इसके अलावे विद्यार्थी जी, इसके अलावे भी होता है जो हम लोग के आसपास कीट पतंग रहता है, वैसे कीटों को स्थलीय कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय कीट, जो स्थल पर रहता है। वायवीय का बात नहीं कर रहे हैं, जलीय का नहीं कर रहे हैं। स्थलीय कीट, कीड़े मकोड़े जो फसलों पर पौधों पर होता है, उसका भी उत्सर्जित पदार्थ क्या है, यही है, यूरिक अम्ल। हम मनुष्य या पूरे स्तनधारी वर्ग कहते हैं। स्तनधारी वर्ग, जिस जीव का जन्म संतान रूप में होता है, बच्चे के रूप में पैदा होता है, उसे स्तनधारी वर्ग कहा जाता है। आप मुर्गा मुर्गी को देखते हैं तो उनका जो जन्म है अंडे के रूप में होता है, इसलिए उसको अंडजनक जीव कहते हैं। और मनुष्य, गाय, भैंस, है बकरी, चूहा, ये सब, कुत्ता, है बिल्ली, हाथी, हिरन, शेर, ये सभी जो है विद्यार्थी संतान के रूप में पैदा होते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को स्थलीय जीव कहें, ऐसे जीवों को स्तनधारी वर्ग कहा जाता है। तो जितने भी स्तनधारी वर्ग है उन सभी में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया यानी मनुष्य का उत्सर्जित पदार्थों में सबसे प्रमुख कौन माना जाता है, यूरिया। पक्षियों में यूरिक अम्ल, सरीसृप वर्ग में यूरिक अम्ल, स्थलीय कीट में यूरिक अम्ल। समझे बात को? जो जलीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उसका उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया, NH3। जो जलीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, आपने जलीय जीवों में सबसे प्रमुख जीव का तो नाम सुनबे किए होंगे, जल की रानी मछली। यानी मछली का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है अमोनिया। हाइड्रा, स्पर्म, ये सभी जीवों का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो है अमोनिया। मकड़ी का नाम सुना होगा, इस जीव का उत्सर्जित पदार्थ होता है गुआनिन। क्या होता है, गुआनिन। तो आपने यहां तक पढ़ा, बिल्कुल सही बातों को, आप इन सभी बातों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जब आपको लगे कि हमें ये याद नहीं है तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें, पूरा से देखें, सुने, समझें। आइए अब हम आप लोगों को कुछ परिभाषाएं लिखते हैं।
देखिए भैया, उत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं अथवा उत्सर्जन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर विद्यार्थी, मैंने अभी बोला शरीर में उपापचय, शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ जिसमें अमोनिया प्रमुख है। इसके निष्कासन से शरीर की आंतरिक और रासायनिक वातावरण संतुलित। शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नाइट्रोजन युक्त व्यर्थ पदार्थ जिसमें अमोनिया प्रमुख है, इसके निष्कासन से शरीर की आंतरिक और रासायनिक वातावरण संतुलित रहता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पढ़ लीजिए विद्यार्थी जी, इसको साफ साफ शब्दों में लिखा गया है ने। बहुत बढ़िया विद्यार्थी। शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला है ने, ये उपापचय क्रिया ही श्वसन की क्रिया कहलाता है विद्यार्थी। क्योंकि उपापचय मतलब उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। आप लोग को बताए थे हमारे शरीर के अंदर वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी उसी को उपापचय क्रिया कहा जाता है। और इसी क्रिया में जो पदार्थ होता है नाइट्रोजन युक्त को ही व्यर्थ पदार्थ माना जाता है, जिसका सबसे प्रमुख सदस्य माना जाता है अमोनिया को। इस पदार्थों को शरीर से बाहर निकलते ही शरीर के अंदर का जो सारा क्रिया है, सारा सिस्टम जो है वो एकदम बैलेंस में रहता है विद्यार्थी, अन्यथा अनबैलेंस में हो जाइएगा और शरीर में अच्छी तरह से पाचन श्वसन परिवहन नहीं हो पाएगा। इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। खाना से जरूरी पैखाना है ना। तो आइए
मैंने इस बातों को लिखा। उत्सर्जन किसे कहते हैं, अब है उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं विद्यार्थी, उत्सर्जित उत्सर्जित पदार्थ किसे कहते हैं। आंसर उत्सर्जन उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, जिसमें अमोनिया प्रमुख है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित है। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा गुआनीन। समझा विद्यार्थी, ये सभी पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आपको माना जाता है जिसको विद्यार्थी ये याद रखिएगा, अमोनिया सबसे प्रमुख माना जाता है। मैंने यहाँ भी हेडलाइन में भी लिख दिया और यहाँ भी दर्शा दी कि सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो अमोनिया। कौन है, अमोनिया है। ठीक है, और ये सभी अमोनिया का ही रूप है। तो ये आप इसको पढ़िए 10 सेकंड में। ठीक है विद्यार्थी, तो आपने इसको पढ़ लिया होगा। उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक अनिव्यर्थ पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं, जिसमें अमोनिया प्रमुख माना जाता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ प्रमुख माना गया है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और गुआनीन, है ना। तो आइए विद्यार्थी, एक बात यहाँ से और गौर से सुन लीजिए। जो जीव, वह प्राणी, समझ रहे, जिसके शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन, अमोनिया का। वह जीव जिसके शरीर से अमोनिया का निष्कासन होता है, उस जीवों को अमोनियोटेलिक कहा जाता है। अमोनियोटेलिक
कहा जाता है, अमोनियो टेलिक कहा जाता है। अमोनियो हाँ विद्यार्थी सॉरी, अमोनियो टेलिक कहा जाता है। तो जिस जीव से अमोनिया निकले उत्सर्जन के रूप में, अमोनिया तो सबसे निकलता है लेकिन अमोनिया का रूप में निकलता है सर। तो यदि अमोनिया पर्सनल अमोनिया निकलेगा तब उसे क्या कहेंगे, अमोनियो टेलिक। यूरिया निकलेगा यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक एक ही होता है, यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक। और यदि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, यदि जिस प्राणी में, जिस जीव में, जिस जंतु में उत्सर्जित पदार्थों में यूरिया का मान हो, यूरिया का निष्कासन हो, तो उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यूरिकोटेलिक कहा जाता है। फिर से बात सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं सारी बातों को लिख डालूंगा कि जिस जीवों में, जिस प्राणियों में, जिस जंतुओं में अमोनिया का निष्कासन होता है अथवा अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ होता है तो उसे अमोनियोटेलिक कहा जाता है। जिसमें यूरिया का होता है तो यूरिकोटेलिक कहा जाता है, जिसमें यूरिक अम्ल का होता है तो उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और ये केवल मकड़ी के लिए है, इसका कोई अलग समूह नहीं। तो मुख्य रूप से आप लोग को यही तीन के बारे में पढ़ना, ये केवल मकड़ी का है, पर्सनल एक ही समूह के लिए मकड़ी। मैंने आपको ये बताया कि जलीय जीव इसी में आता है। अब जल के अंतर्गत कितना जीव है, सभी का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो अमोनिया है। एक कोशिकीय बोलेंगे तो अमोनिया है, स्पंज बोलेंगे तो अमोनिया है, हाइड्रा बोलेंगे तो अमोनिया है, मछली, अब तो मछली तो जलीय जीव में ही आ गया तो अमोनिया है। तो विद्यार्थी जी इसमें कई प्रकार का जीव है और इसमें केवल और केवल एक है, वो भी है, तो कौन है, तो मकड़ी है। इसलिए इसका जीवों का समूह के रूप में, इस पदार्थों के रूप में इसका नामकरण ये तीनों लोगों को है, इसका नहीं। मैं इस बातों को लिखते हैं कि जिस प्राणी या जिस जीवों से अमोनिया का उत्सर्जन होता है उसे अमोनियोटेलिक कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिए, देखिए, आप कीजिए। इसके बाद मैं उत्सर्जन अंग बताऊंगा। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव को अमोनियोटेलिक कहा जाता है। बहुत अच्छा, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाली जीव को अमोनियोटेलिक कहा जाता है ना। करने वाला ठीक रहेगा पढ़ने में, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला जीव, बहुत अच्छा है सेंटेंस है, करने वाला जीव को अमोनियोटेलिक कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया यूरिया का उत्सर्जन करने वाला जीव को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। दूसरा में क्या बहादुर,
तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाला जीव को यूरियोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा बच गया यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाला जीव को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। याद रखें, सुविधा विद्यार्थी जी है ने क्या, तो बात याद रखे, ये आपका पहला बात में याद रखना है। क्या चीज, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला जीव को अमोनियोटेलिक कहा जाता है, यूरिया को उत्सर्जन करने वाला जीव को यूरियोटेलिक कहा जाता है, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाला जीव को है ने यूरिकोटेलिक कहा जाता है। याद रहे, बिल्कुल है ने। तो विद्यार्थी, आज हम आप लोग को सिर्फ ये बताया, और आगे बताएंगे उत्सर्जन अंग के बारे में, पौधों के बारे में। आप कहीं जाएंगे नहीं, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत इंजॉय वाला चैप्टर है। आगे जब बढ़िएगा तब बहुत इंटरेस्टेड रहेगा, है ने। खाना जरूरी है कि पैखाना जरूरी है, इसके बारे में आपको मालूम हो ही गया होगा, है ने। तो प्रतिदिन आपको इस वीडियो दिया जाएगा बायोलॉजी का, है ने। अब आप लोग को टेस्ट का भी दूसरा टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, है ने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो आपको ये चैप्टर मात्र 3 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। आप लोग जितना भी क्वेश्चन हो सके बायोलॉजी के जय चैप्टर में तय दिन पूछने का आपको अनुमति देंगे। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो 4 दिन हम आप लोग को पूछने का मौका देंगे। आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, अर्थात पूरे जय प्रकर्म से ऑल टू ऑल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक, भारतीय वन, जो भी आपके पास हो और मन में भी जो क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चनों को पूछने की आजादी मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल के साथ इसी वक्त में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।